हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे। चलो बढ़िया। देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की सरफेस पे, यानी एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट पे दूसरा कोई सब्सटेंस जो है अगर इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये एडजॉर्बेट। ठीक है, तो ये एडजॉर्बेट तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो इस एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हमने पढ़े थे। सबसे पहले तो हमने फैक्टर पढ़ा था नेचर ऑफ द गैस, है ना, कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होती है। दूसरी, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन करेगा वो। ठीक है, तो सेकंड हमने पढ़ा था इफेक्ट सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ठीक है। तीसरा नंबर पे हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। इन दोनों के ग्राफ कुछ इस तरह से मिले थे। तो ये तो था फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, इधर टेम्परेचर इधर x/m, यानी एड्जॉर्प्शन की रेट। अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ हमको यूँ मिला था। हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम सब, ये है ना। चौथा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर होता है प्रेशर। प्रेशर तो एडजॉर्प्शन पे जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रेंडलिच। उन्होंने बताया कि एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये रिलेशन जो इन्होंने दिया था उसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। अब जैसा कि टर्म इसमें आ रहा है एक आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने वाला, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसमें, उसको बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, तो इस ग्राफ इस रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्या किया देखिए इन्होंने, तो देखिए फ्रेंडलिच ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। फ्रेंडलिच ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। किस किस के बीच बनाया, प्रेशर और एडजॉर्प्शन की रेट। ये x/m क्या है, एडजॉर्प्शन रेट। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये एडजॉर्प्शन रेट क्या होती है। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन रेट ये क्या होता है कि जैसे ये है मान लीजिए एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट, इस एडजॉर्बेंट पे ये एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हो रहा है तो इसके 1 ग्राम यानी एडजॉर्बेंट के 1 ग्राम पे कितना अमाउंट एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हुआ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी एक्स जो है अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में इन्होंने एक ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ये देखिए, ये ऐसा ऐसा बिल्कुल। ठीक है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व। ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्मल ग्राफ या कर्व। ठीक है, अब आइसोथर्मल क्यों कहा इसको, इसको आइसोथर्म इसलिए कहा क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है और ये ग्राफ किस किस के बीच है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच। तो ये जो ग्राफ मिला हमको कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, एक ग्राफ ये
between the amount of the gas absorbed per unit gram of the adsorbent, amount of the gas absorbed per unit gram of adsorbent, अभी अभी मैंने बताया आपको, and the equilibrium pressure, ये equilibrium pressure, a graph between the amount of the gas adsorbed per gram of the adsorbent and the equilibrium pressure of the adsorbent at the constant temperature इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर है इसलिए ये आइसोथर्म हो गया। इस ग्राफ से फ्रेंडलिच ने 3 ऑब्जर्वेशन नोट की। पहली ऑब्जर्वेशन थी एट द लो प्रेशर, जब प्रेशर देखिए यहाँ से 0 1 2 3 तो ये यहाँ तक लो प्रेशर है। एट लो प्रेशर यानी कि ये प्रेशर हो गया लो, ठीक है। At the low pressure, x by m is directly proportional to p। तो इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर तक x by m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x by m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है x by m भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये केवल लो प्रेशर पे, ये देखिए हायर प्रेशर पे आगे जाके तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन की जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कब? एट लो प्रेशर। अब अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी। इक्वेशन नंबर हो गई ये 1। ओके, अब देखिए सेकंड जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली थी वो थी एट हाई HIGH हाई प्रेशर। अब देखिए हाई प्रेशर पे क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट की, ये प्रेशर हाई है, देखिए यहाँ ये प्रेशर हाई, यहाँ ये तो लो प्रेशर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ से यहाँ HIGH हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस हाई प्रेशर पे x बाई एम जो है वो प्रेशर से फ्री हो गया, यानी कि इसके बाद देखिए कितना ही प्रेशर बढ़ा देंगे x बाई एम की वैल्यू उतनी ही रहेगी। प्रेशर और बढ़ाया x बाई एम की वैल्यू उतनी ही रही, प्रेशर और बढ़ाया x बाई एम की, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, ये कांस्टेंट हो गया x बाई एम की वैल्यू। तो एट हाई प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इक्वेशन हो गई 2। यानी कि हाई प्रेशर पे जो एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल्स टू के इंटू पी नॉट, बिकॉज ऑफ जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो x बाई एम इज इक्वल्स टू के इंटू पी नॉट है, एंड बिकॉज ऑफ पी नॉट इज इक्वल्स टू होता है 1, सो x बाई एम इज इक्वल्स टू के, यानी कि कांस्टेंट। यानी हायर प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन की जो रेट पे है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि लो प्रेशर पे तो x बाई एम जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और हाई प्रेशर पे ये x बाई एम जो है वो प्रेशर से फ्री हो गया, यानी इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब तीसरा पॉइंट है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर यहाँ से यहाँ तक ये था लो प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक है ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर है। और इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये है इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर इन दोनों के बीच में। तो इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होगा कि ये जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा p की पावर 1 बाई n। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ समझा दूँ मैं, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। हियर इज़ द इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और n जो है वो इक्वल नहीं होगा 1 के, है ना, मोर देन 1 ही होगा। देखिए लो प्रेशर पे तो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1,
और हाई प्रेशर पे x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। तो यहाँ इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, x बाई एम जो है इंटू x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 से तो ज़्यादा और 1 से कम, यानी कि पॉइंट्स में, है ना। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगी और वो होगी 1/n, लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर ये कंडीशन बन जाएगी, है। तो n जो है शुड बी मोर देन 1। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बाई एम इज इक्वस टू k p की पावर 1/n, इक्वेशन नंबर 4। इसका हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग x बाई एम इज इक्वस टू, इसका हो जाएगा लॉग k प्लस, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को प्लस में कर देते हैं, पावर पहले आ जाती है 1/n लॉग p, ये होगी इक्वेशन नंबर 5, हैं। तो ये जो इक्वेशन 5 आई, इसको फ्रेंडलिच की आइसोथर्मल इक्वेशन कहते हैं, है ना, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच। तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच। ओके, अब देखिए प्रेशर बढ़ाया तो x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर धीरे 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 ये कर्व आ गया और एक प्रेशर ये हो गया, यानी ये प्रेशर ऐसा प्रेशर है कि उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दें x बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये मिनिमम प्रेशर हो गया, द मिनिमम प्रेशर एट विच x बाई एम डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। इस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, है ना। द मिनिमम प्रेशर एट विच द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी फ्री फ्रॉम प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ डेफिनेशन अगर लिखें हम सैचुरेशन प्रेशर की, तो वो क्या लिखेंगे, सैचुरेशन प्रेशर, है। इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम प्रेशर at which the rate of adsorption यानी कि x by m will be free from the pressure is called सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। ये हो गया सैचुरेशन प्रेशर का डेफिनेशन। आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन मिल गई हमको y इज इक्वस टू mx प्लस सी से मिलती जुलती इक्वेशन है। अब देखिए इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे लॉग पी का मतलब तो आप ले लो ये लॉग पी, यानी ये x, ये हो गया इंटरसेक्ट, और लॉग x बाई एम इधर ले लेता हूं मैं, लॉग x बाई एम। तो लॉग x बाई एम और लॉग p के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया इंटरसेक्ट और ये हो गया स्लॉप। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका ग्राफ बनेगा यूं, है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्ट जो कि लॉग के हैं, और इस ग्राफ का जो स्लॉप है, स्लॉप वो हो जाएगा आपका 1/n। इज दैट क्लियर? तो लीजिए बेटा
इस आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच के बेस पे हम कोई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें। तो देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द adsorption of carbon monoxide on 3 ग्राम of a charcoal at 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए एडजॉर्बेंट तो कौन है, चारकोल, चारकोल इज द एडजॉर्बेंट, ठीक है। और एडजॉर्बेट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एडजॉर्बेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये डाटा है, ये डाटा गिवन है क्वेश्चन में, प्रेशर कितना दे रखा है 180 mm ऑफ Hg, और एन की वैल्यू दे रखी है 1.31, और वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस वो दे रखा है आपके 16.5 cc। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। तो अब हमको इसमें कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, इक्वेशन जो है, फ्रेंडलिच इक्वेशन जो है वो है log x बाई एम इज इक्वस टू log k प्लस 1 बाई एन log p है, ये इक्वेशन है। अब इसमें देखिए गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी है आप देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास x तो है 16.5 और m दे रखा है वो है 3 ग्राम, ओके, और p आपका दे रखा है 180 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आपको n दे रखा है 1.331, ठीक है। तो और आपको k कैलकुलेट करना है, तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा log x की जगह रख दो आप 16.5 अपॉन m की जगह रख दो 3 इज इक्वस टू log k आपको कैलकुलेट करना ही है अपॉन 1/1.31, इसकी वैल्यू रख दी, और log p की जगह हम रख देंगे 180। इज दैट क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए log इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, log 5.5 इज इक्वस टू log k अपनी जगह है प्लस log 1/1.31 इंटू log 180, log 180 की वैल्यू हो जाएगी आपके 2.2553। ये लॉग टेबल से देखनी है आपको, ठीक है। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लॉग टेबल भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अब हो जाएगा log 5.5 इज इक्वल्स टू log k प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.7216। अब आपको देखिए कैलकुलेट क्या करना है। तो अब आपके पास log 5.5 की वैल्यू हो जाएगी 0.7404 इज इक्वस टू log k प्लस 1.7216। अब मैं इधर लिख देता हूँ। तो अब देखिए log k जो है वो आपका आ जाएगा log k इज इक्वस टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 0.7404 माइनस 1.7216 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log k इज इक्वस टू माइनस 0.9812। तो आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका एंटीलॉग ले लेंगे आप। तो k इज इक्वस टू एंटीलॉग माइनस 0.9812। तो इसका एंटीलॉग भी आपको उस टेबल से ही मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1044 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके लिए विशेष कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये जो इक्वेशन है वो केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल फॉर ओनली फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है।
तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन की। तो देखिए पहला इसके एप्लीकेशन है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, यानी कहीं भी वैक्यूम जो है बनाने के लिए आप एड्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल एयरलेस, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसको आप वैक्यूम बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इसमें एक वैक्यूम पंप लगाएंगे, वैक्यूम पंप, ठीक है। और जब वैक्यूम पंप क्या करेंगे, इसकी एयर को भी बाहर निकालेगा। उसके बाद में भी बहुत कुछ एयर इसमें रह जाती हैं, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल रख देंगे। है एक्टिवेटेड चारकोल इसके अंदर जो एयर बच गई है उसको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो इसमें प्योर मतलब एक तरह से वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। दूसरा, इन गैस मास्क। क्या होता है बेटा, जब कई जो माइंस होती हैं, ठीक है, जब गहराई में जाते हैं माइंस में, हैं, तो माइंस में जाने पर कई बार क्या होता है, जहरीली गैसें माइंस में निकल जाती हैं। तो उन जहरीली गैसों से बचने के लिए मास्क लगाया जाता है, मास्क चेहरे पे, है ना। तो मास्क के ऊपर कोई एक सूटेबल एड्जॉर्बेंट लगा होता है, मास्क के ऊपर सूटेबल एड्जॉर्बेंट लगा होता है जो कि पॉइजनस जो गैसेज हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में नहीं जाने देता। इससे जो है वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो उससे प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। थर्ड है इन क्लियरिफिकेशन ऑफ शुगर। देखिए शुगर जो हम खाते हैं, चीनी बिल्कुल वाइट कलर की आती है, तो इसमें जो वास्तव में ये इस कलर की होती नहीं है, लेकिन इसमें भी जब बनाते हैं इसको तो इसमें सूटेबल एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं जो इस शुगर में जो कलर्स वाले पार्टिकल है उनको एड्जॉर्ब कर लेता है वो, और ये जो शुगर है बिल्कुल कलरलेस हो जाती है, वाइट। नेक्स्ट है इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये कॉलम है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है मान लीजिए एक, ठीक है, ब्यूरेट मान लीजिए आप, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एड्जॉर्बेंट मान दिया मैंने, ए रख दिया, दूसरा एड्जॉर्बेंट मान लीजिए इसमें मैंने रख दिया बी, है बी, इस तरह से, और तीसरा एड्जॉर्बेंट मान लीजिए मैंने रख दिया सी। तो 3 तरह के एड्जॉर्बेंट मैंने अलग अलग लेवल पे इसमें भर दिए। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है तीनों का मिक्सचर है। अब मान लीजिए जैसे ही आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो इसको इसमें डालेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। जैसे इसमें डालेंगे तो मान लीजिए एक्स को तो एड्जॉर्ब करता हो ये सी, तो ये जो जैसे ही सॉल्यूशन को पूरे को इसमें डालेंगे तो ये सी वाला जो एड्जॉर्बेंट है वो इस एक्स को एड्जॉर्ब कर लेगा। अब जो आगे जाएंगे वो कौन होंगे, केवल y, ठीक है, और z। y को मान लीजिए एड्जॉर्ब कर लेगा b, हैं, तो अब y को एड्जॉर्ब कर लिया b ने, अब आगे जो जाएगा वो c होगा। तो इस तरह से हम सेपरेशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी जो है इस एड्जॉर्प्शन का यूज़ होता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, इसकी स्टडी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट है द रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर। देखिए एयर में से मॉइस्चर को अलग करने के लिए सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल, है। सिलिका जेल क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेयर में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है ना कि एड्जॉर्ब। तो इसके बाद हम देखते हैं द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो जैसे इनर्ट गैस को आपको सेपरेट करना है इस एटमॉस्फेयर में से, तो सूटेबल एड्जॉर्बेंट का यूज़ करता है। सूटेबल एड्जॉर्बेंट इस एटमॉस्फेयर में से जो इनर्ट गैसेज हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, बाकी एयर को अलग कर देता है, ठीक है। इस तरह से हम इनर्ट गैसेज को एटमॉस्फेयर से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से इन क्योरिंग डिजीज़।
डिजीज़ को क्योर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, किसी घाव पे मान लीजिए आप मरहम लगाते हैं, तो वो जो ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो ऑइंटमेंट अपने आप में क्या करते हैं, वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं उन सबको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वो जो बैक्टीरिया फैल कर उस घाव को फैलाते नहीं हैं। इसी तरह से कभी आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लग जाती है तो हल्दी और घी मिलाकर लगा दिया जाता है, तो घी भी अपने आप में एक एड्जॉर्बेंट का काम करता है, जो कि वहाँ के बैक्टीरिया को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है और उस घाव को, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देता। ठीक है। इसके अलावा इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी जो है इस एड्जॉर्बेंट जो प्रोसेस का यूज़ होता है, ये हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में। ठीक है।